नमस्कार। आज हम जिस सामग्री पर गहराई से बात कर रहे हैं वो एक बुनियादी सवाल पूछती है, कविता आखिर बनती कैसे है। ये किसी किसी पाठ्य पुस्तक का अंश जैसा लगता है जो कविता की रचना की प्रक्रिया को परत दर परत खोलता है। तो आज इस चर्चा का मकसद है कविता के सार को पकड़ना, उसके जरूरी तत्व क्या है और उसे रचा कैसे जाता है। और हाँ, ये पूरी तरह से इसी स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर होगा। चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल से करते हैं। अर्जेंटीना के मशहूर लेखक है ना, जॉर्ज लुइस बोर्केज। उन्होंने कहा था, कविता कोने में घात लगाए बैठी है। ये हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है। इस बात पर जरा ठहर कर सोचे, कविता का अचानक यूं जिंदगी में दाखिल हो जाना, इसका क्या मतलब हो सकता है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो इस विचार को जहन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सामग्री हमें कविता की एक जानी पहचानी दुनिया की याद दिलाती है। माँ, दादी, नानी की सुनाई लोरियां, गांव देहात में खेतों पर बजते ढोल की थाप, बच्चों के खेल खेल में बने गीत, स्कूल में सीखा पहला गाना, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा है ना। और ये सोचना दिलचस्प है कि क्यों लगभग हर बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत नर्सरी की कविताओं या गानों से होती है। क्या खास बात है इन सीधी साधी तुकबंदियों में? बिल्कुल। और ये सीधा जुड़ाव दिखाता है कविता की मौखिक परंपरा से, हमारी वाचिक परंपरा से। देखिए, कविता की जड़ में दो बुनियादी तत्व माने गए हैं, संवेदना और राग। संवेदना यानी वो गहरा एहसास जो हमें पूरी सृष्टि से, उसके हर कण से जोड़ता है, उसे अपना समझने का भाव जगाता है। इसी सामग्री में जिक्र है कि कैसे यही गहरी संवेदना थी जिसने एक लुटेरे रत्नाकर डाकू को आदि कवि वाल्मीकि में बदल दिया। जब उन्होंने एक शिकारी को प्रेम में लीन क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मारते देखा, तो उनके अंदर अंदर करुणा का ऐसा सागर उमड़ा कि उनके मुंह से खुद ब खुद एक श्लोक श्राप के रूप में फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमा शाश्वती समाहा यत्क्रौंच मिथनादेकम अवधि काम मोहितम। जिसका अर्थ है, अरे निषाद, तूने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या की है, जा, तुझे अनंत काल तक कभी शांति या प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। ये कविता का पहला प्रस्फुटन माना जाता है, तीव्र वेदना से जन्मा। इसी तरह छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की भी प्रसिद्ध पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो कह सकते हैं कि कविता की बुनियाद गहरी मानवीय भावनाओं, एहसासों में है। ये सीधा दिल को छूती है और कभी कभी तो हमें अंदर तक हिलाकर रख देती है। हाँ, ये संवेदना वाली बात, ये भावनात्मक जुड़ाव तो बिल्कुल साफ है। लोरियों से लेकर महाकाव्यों तक ये एहसास ही तो है जो हमें बांधता है। लेकिन फिर ये सामग्री एक और परत खोलती है। कहती है कि यही कविता की दुनिया जो इतनी अपनी सी लगती है, जब हम उसकी बनावट, उसके तंत्र को समझने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ी अनजानी, थोड़ी रहस्यमयी लगने लगती है। हाँ, बिल्कुल। आलोचक और खुद कवि भी इसे कभी जादू कह देते हैं तो कभी एक पहेली। हाँ, जैसे कोई ऐसी चीज जिसे पूरी तरह समझाना मुश्किल हो। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र इस सामग्री में भी है। क्या चित्रकला, संगीत या नृत्य की तरह कविता लिखना भी सिखाया जा सकता है? जैसे कोई पेंटिंग बनाना सीख सकता है या गिटार बजाना, क्या वैसे ही कविता करना भी सीखा जा सकता है? यहाँ हमें दो अलग अलग मत मिलते हैं। एक पक्ष कहता है कि नहीं, कविता सिखाई नहीं जा सकती, ये तो नैसर्गिक प्रतिभा अंदर से आती है। पर दूसरी तरफ ये भी सच है कि पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में और अब तो भारत में भी कुछ जगहों पर क्रिएटिव राइटिंग या काव्य लेखन के बाकायदा कोर्स चलते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है। ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है, अगर सिखाई नहीं जा सकती तो ये कोर्स क्यों? कि जिसमें कवि के सामने एक अनोखी और बुनियादी चुनौती है। उसे अपनी रचना के लिए उन्हीं औजारों यानी भाषा के उन्हीं शब्दों, वाक्यों, मुहावरों का इस्तेमाल करना होता है जिनका प्रयोग हम आप रोजमर्रा की बातचीत में करते हैं, या फिर भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे विषयों को समझाने में। भाषा तो सबके पास है। अब सोचिए, एक चित्रकार के पास रंग है, कूची है, कैनवास है, ये बाहरी मूर्त उपकरण है। संगीतकार के पास सुर हैं, लय है, तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं। डांसर के पास शरीर की मुद्राएं हैं, गति है। पर कवि के पास ऐसा कोई अलग से कोई बाहरी उपकरण नहीं है। उसका एकमात्र माध्यम, एकमात्र कच्चा माल भाषा ही है। बस भाषा। उसे उसी आम भाषा से कुछ असाधारण, कुछ विशेष रचना होता है।
ये एक बहुत बड़ी चुनौती है वाकई। तो अगर भाषा ही एकमात्र माध्यम है, तो कवि का सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार क्या हुआ? इस सामग्री के अनुसार वो है शब्द। कहा गया है कि शब्दों से दोस्ती, उनसे मेलजोल बढ़ाना कविता की ओर पहला कदम है। मुझे अंग्रेजी कवि W.H. ऑडेन की वो मशहूर सलाह याद आ रही है, जिसका जिक्र यहाँ भी है, प्ले विद द वर्ड्स, यानी शब्दों के साथ खेलिए, सिर्फ उनका अर्थ मत जानिए, उनके साथ प्रयोग कीजिए, उन्हें उलट पुलट कर देखिए। यहाँ एक बड़ी अच्छी उपमा दी गई है, जैसे स्कूल के प्लेग्राउंड में जब बच्चे पहुंचते हैं तो शुरू में अजनबी लगते हैं, पर साथ खेलते खेलते गहरे दोस्त बन जाते हैं। हाँ, सही। ठीक वैसे ही शब्दों से खेलने पर उनसे हमारा रिश्ता बनता है, उनकी नई संभावनाएं खुलती हैं, वो अपने से लगने लगते हैं। और ये शब्दों से खेलना सिर्फ तुक मिलाना या शरारत करना भर नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है शब्दों के अंदर छिपी अर्थ की अनगिनत परतों को खोलना, जो सदियों के इस्तेमाल से उनमें जमा हो गई हैं। उनके इतिहास को, उनके अलग अलग संदर्भों में बदलते अर्थों को समझना। यहाँ इंटरनेट का उदाहरण दिया गया, जैसे आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तो क्लिक करते ही ज्ञान और सूचना की पूरी नई दुनिया आपके सामने खुल जाती है। वैसे ही जब आप शब्दों के साथ गहराई से जुड़ते हैं तो अर्थ और भाव की नई दुनिया खुलने लगती हैं। ये खेल ही रचनात्मकता को जगाता है। देखिए ना, बच्चे कैसे खेल खेल में ही लयबद्ध पंक्तियां बना लेते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो या मछली जल की रानी है। ये दिखाता है कि रचनात्मकता का बीज तो हम सब में है, जरूरत है उसे सींचने की, उसे सही माहौल देने की। और ऐसा नहीं कि ये खेल सिर्फ बचपन तक सीमित है। बड़े और स्थापित कवियों ने भी शब्दों से खूब खेला है। रघुवीर साय की वो पंक्ति याद कीजिए, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता? तोता होता। या तोता होता की पुनरावृत्ति एक खास किस्म का प्रभाव पैदा करती है। या शमशेर बहादुर सिंह की चांद वाली कविता में देखिए, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा। ये भाषा के साथ एक बहुत ही सहज और सार्थक किस्म का खेल है, जो कविता को ताजगी देता है। तो ये शब्दों का खेल, ये दोस्ती धीरे धीरे हमें किस दिशा में ले जाती है? सिर्फ खेलना ही तो काफी नहीं होगा। ये सामग्री बताती है कि ये खेल धीरे धीरे हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाता है जहां एक व्यवस्था है, एक अनुशासन है, एक रिदम है, एक लय है। मतलब अब बात सिर्फ शब्दों को जानने या उनसे खेलने की नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह पर सही क्रम में रखकर अर्थ के नए आयाम पैदा करने की है। ये एक तरह से भाषा को साधने जैसा है। बिल्कुल, और यहीं पर वाक्य की संरचना यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर का महत्व सामने आता है। शब्द वही हो सकते हैं, पर उन्हें वाक्य में किस क्रम में रखा गया है, इससे अर्थ और प्रभाव में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। यहाँ धूमिल की बहुत प्रसिद्ध कविता मोचीराम का एक बेहद सटीक उदाहरण दिया गया है। पंक्तियां हैं, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में दड़ती है। यहाँ पूरा जोर, पूरा बल पेशे पर चोट पर है, यानी मोची के काम को सम्मान न मिलना, उसे कम आंकना, उसकी मेहनत का सही मूल्य ना देना। अब जरा इन्हीं शब्दों को थोड़ा आगे पीछे करके देखें, वाक्य संरचना बदल दें। पड़ती है पेशे पर चोट जब, तो चोर कील कहीं ना कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है अंगली में। शब्द लगभग वही हैं, लेकिन अब देखिए जोर सिर्फ चोट शब्द पर ज्यादा आ गया है। पेशे वाला पहलू थोड़ा थोड़ा पीछे चला गया, उसका वजन कम हो गया है। यही संरचना का जादू है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ और कही गई है कविता में, शब्दों के पर्यायवाची या सिनोनिम्स अक्सर काम नहीं करते। हर शब्द का अपना वजन, अपनी ध्वनि, अपना इतिहास होता है। जैसे इसी उदाहरण में अगर चोट की जगह उसका समानार्थी मार रख दें तो क्या वही बात रहेगी? शायद नहीं। चोट शब्द मोची के संदर्भ में उसके औजार, हथौड़े की चोट का भी एक बिंब जगाता है, जो मार शब्द में नहीं है। इसलिए कविता में एक एक शब्द का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना होता है। शब्दों और उनकी सही जमावट यानी संरचना के बाद ये सामग्री दो और महत्वपूर्ण तत्वों की ओर ध्यान दिलाती है, बिंब यानी इमेजरी और छंद मतलब रिदम या मीटर। कहा गया है कि ये दोनों तत्व कविता को हमारी इंद्रियों के जरिए, हमारे सेंसेस के जरिए महसूस करने में मदद करते हैं। जैसे बाहरी दुनिया की चीजें, आवाजें, गंध, स्पर्श हमारी संवेदनाओं को जगाते हैं और फिर मन में उनकी एक तस्वीर या एहसास बनता है, वही बिंब है। जोड़ते हैं। ये कविता को सिर्फ बौद्धिक स्तर पर समझने की चीज नहीं रहने देते, बल्कि उसे अनुभव करने लायक बनाते हैं। यहाँ फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता संध्या के बाद का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन।
अब इन पंक्तियों को पढ़ते या सुनते हुए पाठक के मन में क्या उभरता है? नदी का किनारा, शाम का धुंधलाका, और वहां शांत बैठे बगलों की सफेदी, उनका स्थिर आकार, और ठीक उसी सफेदी और स्थिरता से जुड़ी हुई सफेद वस्त्र पहने, सिर मुंडाए, ध्यान में लीन वृद्ध विधवाओं की छवि। दोनों छवियां जैसे एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। ये है दृश्यबिंब, विजुअल इमेजरी की ताकत। शायद इसीलिए पंत जी ने कविता के लिए चित्र भाषा शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि दृश्यबिंब अक्सर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। लेकिन बात सिर्फ देखने की नहीं है। यहाँ जोर दिया गया है कि कविता हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों स्पर्श, स्वाद, दृश्य, गंध और श्रवण के माध्यम से हमें प्रभावित कर सकती है, और करती है। जिस कवि की अपनी इंद्रिय बोध यानी सेंसरी परसेप्शन जितनी पैनी और सजीव होती है, उसकी कविता में उतने ही प्रभावशाली बिंब आते हैं। और छंद का क्या? आजकल तो ज्यादातर कविता मुक्त छंद मतलब फ्री वर्स में लिखी जाती है, जिसमें पारंपरिक मीटर या मात्राओं का बंधन नहीं होता। तो क्या ऐसी कविता में छंद या लय की कोई भूमिका नहीं रहती? लेकिन ये सामग्री कहती है कि छंद या आंतरिक लय, इंटरनल रिदम, कविता का एक अनिवार्य, एक जरूरी हिस्सा है। भले ही कविता किसी तयशुदा मीटर या पारंपरिक छंद में न बंधी हो, जैसे दोहा, चौपाई, गजल, फिर भी उसमें अर्थ की एक लय, भाव का एक प्रवाह होना जरूरी है जो पाठक को बांधे रखे। हाँ, नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है का यहाँ उल्लेख है। इसमें कोई निश्चित मात्रा गणना वाला छंद नहीं है, लेकिन जब उसे पढ़ते हैं तो उसकी भाषा, उसके बिंब, उसकी गति एक अद्भुत संगीतात्मक लय पैदा करते हैं। सही कहा। ऐसा ही धूमिल की मोचीराम में भी है, जिसकी हमने पहले बात की। ऊपर से देखने पर कोई तय छंद नहीं है, पर उसके कथ्य में, उसकी भाषा में एक स्वाभाविक प्रवाह, एक अंदरूनी लय मौजूद है। बाबूजी, सच कहूं, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। आप महसूस कर सकती हैं कि इन पंक्तियों में एक सहज लय है, एक ठहराव है जो इन्हें गद्य से अलग करता है। बिल्कुल। तो मुक्त छंद का मतलब अराजकता नहीं, बल्कि अर्थ और भाव के अनुरूप एक नई लय खोजना है। और ये सारे तत्व, चाहे वो शब्द हों, वाक्य की संरचना हो, बिंब हो या छंद की लय हो, ये सब अपने आप में अकेले खड़े नहीं होते। ये हवा में नहीं तैरते। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है कि कविता के ये सभी घटक परिवेश यानी कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ यानी रेफरेंस से गहरे जुड़े होते हैं और उसी से संचालित होते हैं। यानी कविता किस समय में, किस स्थान पर, किन परिस्थितियों के बारे में लिखी जा रही है, ये बात उसके हर तत्व, उसकी भाषा, उसके बिंब, उसकी लय, उसके अर्थ को प्रभावित करती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण फिर से नागार्जुन की ही एक छोटी पर बेहद मार्मिक कविता अकाल और उसके बाद में मिलता है। यहाँ परिवेश क्या है? एक गांव। संदर्भ क्या है? पहले अकाल के दिनों की भीषण भुखमरी और उदासी, और फिर अकाल बीत जाने के बाद जीवन के फिर से पटरी पर लौटने का उल्लास। हाँ, वो कविता तो सचमुच हिला देती है। उसकी पंक्तियां यहाँ दी भी गई हैं। पहले अकाल का दृश्य देखिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। एक एक पंक्ति में भूखमरी और वीरानी का सन्नाटा पसरा है। फिर अकाल बीतने के बाद का दृश्य। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। जीवन कैसे लौट रहा है? यहाँ ये भी ध्यान दिलाया गया है कि कैसे कवि ने गांव के परिवेश को साकार करने के लिए चूल्हा, चक्की, दाने, पांख जैसे तद्भव यानी आम बोलचाल के शब्दों का कितना सटीक इस्तेमाल किया है, और साथ ही शिकस्त, गश्त जैसे उर्दू के शब्द भी कितनी आसानी से भाषा में घुल मिल गए हैं, उसे और सहज बनाते हुए। सही। और सबसे प्रभावशाली है कई शब्द का बार बार आना। ये सिर्फ गिनती नहीं बता रहा, बल्कि अकाल के एक एक दिन की भारी उदासी और फिर बाद में लौटे जीवन के हर छोटे छोटे संकेत के महत्व को रेखांकित कर रहा है। यहाँ अगर बहुत शब्द होता तो वो असर शायद नहीं आता जो कई से आ रहा है। बिल्कुल सही कहा।
और यही सामग्री हमें आगे बताती है कि यही कवि नागार्जुन जब अपनी दूसरी मशहूर कविता बादल को घिरते देखा है मैं हिमालय के विराट बर्फीले भव्य सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो भाषा का चरित्र बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ परिवेश और संदर्भ अलग हैं, प्रकृति का विराट रूप तो भाषा भी अपने आप तत्सम शब्दावली यानी संस्कृत से आए शब्दों जैसे अमल, धवल, गिरी, पावस, शतसहस्र फूट से समृद्ध हो जाती है जो उस भव्यता को व्यक्त करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि परिवेश और संदर्भ ही कविता की भाषा, बिंब, लय सब कुछ तय करते हैं। अंततः कवि की अपनी व्यक्तिगत सोच, दुनिया को देखने का उसका अपना नजरिया, उसकी दृष्टि, ये सब मिलकर कविता की भाव संपदा बनते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत सोच या दृष्टि अकेले नहीं होती, उसमें अपने समय और समाज की सच्चाइयां, उसकी चिंताएं भी घुली मिली होती हैं। जैसे यहाँ कहा गया है, हवा में सुगंध की तरह। वो अलग से दिखाई नहीं देती पर होती जरूर हैं। भाषा के साथ कवि का यही सचेत रचनात्मक रिश्ता, यही व्यवहार ही कविता को जन्म देता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को जो इस सामग्री पर आधारित है समेटने की कोशिश करें तो कविता रचने के लिए मुख्य घटक या जरूरी बातें क्या-क्या निकलकर सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि भाषा का सही और गहरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शब्दों के अर्थ, उनकी ताकत, उनकी सीमाओं को समझना। हाँ। दूसरा, शब्दों को सही क्रम में रखना, यानी वाक्य की संरचना या गठन, जिसे हम शैली भी कह सकते हैं। भाषा भले ही जानी पहचानी सहज हो, लेकिन उसे प्रस्तुत करने का ढंग ऐसा हो कि वो पाठक को नया लगे, चौंकाए। इसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग, यहाँ तक कि पंक्तियों के बीच छोड़ी गई खाली जगह, स्पेस का भी अपना महत्व होता है। बिल्कुल। तीसरा, छंद की समझ और उसका अनुशासन जरूरी है, चाहे पारंपरिक छंद में लिख रहे हो या मुक्त छंद में। अर्थ और भाव की एक आंतरिक लय साधना जरूरी है। चौथा, कविता समय के साथ बदलती रहती है, इसलिए अपने समय में क्या लिखा जा रहा है, कैसी प्रवृत्तियां चल रही है, इसकी जानकारी भी कवि के लिए सहायक होती है। और पांचवा, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहने की कला, जिसे मितकथन कहते हैं। और कभी-कभी जानबूझकर कुछ अनकहा छोड़ देना, पाठक की कल्पना के लिए जगह बनाना, ये भी कविता को प्रभावशाली बनाता है। इन सब तकनीकी और शिल्पगत बातों के साथ साथ भारतीय काव्य चिंतन में एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व की बात की गई है जिसका जिक्र यहाँ अंत में है, वो है प्रतिभा, टैलेंट या जीनियस। ये सिर्फ हुनर या कारीगरी नहीं है। प्रतिभा वो क्षमता है जिससे कवि चीजों को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखता है और उन्हें मौलिक, अनोखे ढंग से प्रस्तुत कर पाता है। आमतौर पर माना जाता है कि ये प्रतिभा काफी हद तक नैसर्गिक होती है, प्रकृति की देन होती है और कम या ज्यादा किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति में मौजूद होती है। इसे किन्हीं नियमों या सिद्धांतों के सहारे पैदा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, निरंतर अभ्यास, मनन और परिश्रम से इस प्रतिभा को मांझा जा सकता है, निखारा और विकसित जरूर किया जा सकता है। शायद यही प्रतिभा है जो इन सारे अलग अलग घटकों, शब्द, संरचना, बिंब, लय, संदर्भ को एक साथ गूंथकर एक सार्थक और सुंदर कविता का रूप दे पाती है। तो आज की इस चर्चा से ये बात साफ होती है कि कविता महज शब्दों का खेल या भावनाओं का बेतरतीब इजहार नहीं है। ये गहरी संवेदना से जन्म लेती है, भाषा का बहुत ही सचेत और रचनात्मक उपयोग करती है और इसमें शब्द, वाक्य विन्यास, बिंब, लय और वो पूरा परिवेश, संदर्भ जिसमें वो रची जा रही है, ये सब बहुत गहरे मायने रखते हैं। ये एक कला तो है ही, साथ ही एक गहरा शिल्प भी है जिसमें पारंगत होने के लिए निरंतर साधना और समझ की जरूरत होती है। बिल्कुल। और जैसा कि इस सामग्री के अंत में भी कहा गया है, इन सब बातों को जान लेने से, कविता की बनावट को समझ लेने से शायद कोई फौरन कवि तो ना बन जाए, लेकिन कविता को पढ़ने, उसे सराहने और उसका आनंद उठाने का सुख जरूर बढ़ सकता है। हम कविता को और गहराई से महसूस कर पाते हैं और खासकर स्कूल कॉलेज के स्तर पर अगर विद्यार्थियों को शब्दों की दुनिया में उतरने, उनसे खेलने, उनकी शक्ति को पहचानने का मौका मिले तो ये उनकी रचनात्मक ऊर्जा को बाहर लाने में बहुत मददगार हो सकता है। ये न सिर्फ भाषा को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करता है, बल्कि सोचने, समझने और जीवन में अनुशासन लाने के लिए भी बहुत जरूरी है। चलते चलते एक विचार आपके मन में छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। इस सामग्री में एक बहुत खूबसूरत पंक्ति आई थी कि कवि की व्यक्तिगत सोच और दृष्टि उसके समाज की सच्चाइयों के साथ हवा में सुगंध की तरह मिली होती है। ये अदृश्य सा, अनकहा सा मिश्रण आखिर कैसे होता होगा? वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे कवि का नितांत निजी
अनुभव सार्वभौमिक बन जाता है और ये कवि के अपने अंदरूनी संसार और उसके बाहर के समाज के बीच के उस नाजुक और जटिल रिश्ते के बारे में हमें क्या बताता है, इस पर सोचिएगा जरूर।